20 लाख करोड़ सुनने में एक बड़ी रकम है, वो कानों को सुकून देने वाली है कि लोगों को इतने पैसे से राहत दी गई है। लेकिन किन लोगों को राहत मिली है, उनमें से अगर आधे लोग भी ये बता दें जिन लोगों का ऐलान हुआ है कि उन्हें कुछ इससे फ़ायदा होगा, तो सच में एक सफल योजना हो सकती है, ऐलान हो सकता है, घोषणा हो सकती है। मोदी जी की तरफ देखने लगे और मोदी जी 20 लाख करोड़ इन 2020 लेकर आए। मोदी जी कह गए, फिर उनकी वित्त मंत्री, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पैकेज समझाने आई। 5 दिन लगे पूरा समझाने में। सरकार की इतनी मेहनत के बाद भी खर्चे का हिसाब 2-3 लाख करोड़ से ऊपर नहीं जा पा रहा, यानी जीडीपी का 10% नहीं, करीब 1 से 1.5%। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी इतना बड़ा गुब्बारा क्यों छोड़ गए थे? क्या सिर्फ ये बड़े आंकड़े जनता को सम्मोहित करने के लिए थे? पूरी गणित आपको आसान तरीके से समझाते हैं। बड़े बड़े आंकड़ों का मामला है, इसलिए ग्राफिक्स की मदद भी लेते हैं। क्या सरकारें विपक्ष की तरह तरीका नहीं अपना सकती? मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम नहीं कर सकती? या विपक्ष के सब कुछ हाथ में है और सरकार के हाथ में वो बसें नहीं हैं जो विपक्ष के हाथ में है, जिनके लिए वो इजाज़त मांग रहे हैं और सरकारें इजाज़त नहीं दे रही हैं? तो मामला वोट का है। लेकिन अगर ये मजदूर रस्तों में चलते चलते ही मर जाए तो वोट कौन करेगा? वो विपक्ष करेगा या वो सरकार में बैठे नेता करेंगे? अगर जिंदा रहेगा मजदूर तभी तो वोट करेगा। नमस्कार, मैं हसन और आप देख रहे हैं दी नेशंस वॉइस। और जो प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के भाषण के बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 5 चरणों में उन 20 लाख करोड़ की घोषणा की, वो सारी रकम भी मिलाकर 20 लाख करोड़ नहीं बैठती। तो फिर इतनी रकम कहाँ से आएगी, किसको मिलेगी? इस बात पर तो सवाल बनता है। आप दी लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी की ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें अच्छे से समझाया गया है 20 लाख करोड़ कैसे आया, कहाँ गया और किस किस को मिला। और ये केवल लफाजी थी, जुमला था केवल 15 लाख की ही तरह। मोदी जी ने रकम बताई 20 लाख करोड़। ये बात है 12 मई की। इससे पहले मोदी सरकार ने 26 मार्च को 1,70,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। कुछ छोटे ऐलान और थे, सब मिलाकर कितना हुआ? 1,92,000 करोड़ पहले का। अब पीएम मोदी के ऐलान के अगले दिन वित्त मंत्री खर्च का पहला हिस्सा लेकर आई। कुल खर्च गिनवाया 5,94,550 करोड़। दूसरे दिन का हिस्सा 3,10,000 करोड़। तीसरे दिन का हिस्सा 1,50,000 करोड़। चौथे दिन का हिस्सा 8,100 करोड़ और 5वें दिन का हिस्सा 40,000 करोड़। इन सबको मिला दिया जाए तो भी 20 लाख करोड़ नहीं होते, इसलिए जोड़ा गया आरबीआई की लिक्विडिटी वाला हिस्सा 8 लाख करोड़ का। सब मिलाकर कितना हुआ? लगभग 21 लाख करोड़, यानी प्रधानमंत्री मोदी के 20 लाख करोड़ वाले आंकड़े से भी ज्यादा। लेकिन ये सिर्फ गिनती ही है, ना तो सरकार की तिजोरी से इतना पैसा खर्च हुआ है और ना ही ये पैसा जनता के पास पहुंचा है। तो फिर हुआ क्या? ये समझने के लिए सरकार के आर्थिक पैकेज की शैली समझनी होगी कि राहत पैकेज आखिर होता क्या है। मोटे रूप से 3 तरह के पैकेज सरकार देती है। पहला राजकोषीय, हम सरकार को टैक्स देते हैं, सामान पर भी टैक्स लगता है। फिर सरकार की कमाई के और भी जरिए हैं, जैसे वर्षों पुरानी अपनी कंपनियां बेचना वगैरह। ये सब पैसा सरकार के राजकोष में इकट्ठा होता है, तिजोरी कह लीजिए। अब मंदी या आर्थिक संकट में सरकार यही पैसा किस तरह वापस कर दे, टैक्स छूट या कैश ट्रांसफर या कोई और खर्च, तो इसे राजकोषीय यानी कि फिस्कल पैकेज कहेंगे। दूसरा फाइनेंशियल या वित्तीय पैकेज। इसमें सरकार बैंकों से कहती है कि आप अर्थव्यवस्था में लोगों को कर्ज देना शुरू करें। सरकार नियमों में ढील देती है या कर्ज लौटाने की गारंटी भी खुद ले लेती है। और तीसरा होता है मौद्रिक या मॉनिटरी। इसमें अर्थव्यवस्था की हालत देखकर रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कटौती करता है ताकि लोग लोन लें और बाजार में पैसा पहुंचे। कोरोना संकट के बाद से आरबीआई ने कई कदम उठाए, जिससे बाजार में 8 लाख करोड़ रुपए आने का अनुमान है। आए या नहीं, कितने आएंगे ये पता नहीं, क्योंकि बैंकों से लोन तभी लिया जाता है जब धंधा बढ़ाना हो। लेकिन अभी तो सब कुछ ठप सा है, बाजार में कोई कर्ज लेना नहीं चाहता, क्योंकि आगे क्या होगा इसे लेकर कोई पक्का रोड मैप नहीं है। ऐसे में कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं। 21 लाख करोड़ में 8 लाख करोड़ माइनस कर दीजिए, बचा 13 लाख करोड़। अब इस 13 लाख करोड़ में ज्यादातर वित्तीय पैकेज का हिस्सा आता है, यानी एमएसएमईज या दूसरे सेक्टर को दिए जाने वाले लोन को बढ़ा दिया गया है। लोन सरकार नहीं देगी, बैंक देंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देंगे। सिर्फ कुछ मामलों में सरकार गारंटी देगी। पैकेज का ये हिस्सा कितना है? करीब 11.5 लाख करोड़। लेकिन इसमें भी सरकार का कोई खर्च नहीं है। सरकार ने मनरेगा में पैसा बढ़ाया, जनधन खातों में पैसे डालने जैसे कुछ फैसले भी किए। खर्चा इसमें ही हुआ। कितना हुआ? बिजनेस टुडे में बर्कलेज रिसर्च एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा हुआ।
और ये कितना हुआ जीडीपी का 0.75 0.75%। यानी पैकेज था जीडीपी का लगभग 10% और उसमें से सरकार ने कितना खर्च किया, 1% से भी कम। तो ये देखिए आप कि अगर 20 लाख करोड़ का छोटा सा भी अंश इन मजदूरों पर, गरीब लोगों पर लॉकडाउन या कोरोना वायरस के समय में खर्च कर दिया जाता तो इनकी बहुत सारी परेशानियों को दूर किया जा सकता था। लेकिन शायद जो भारत सरकार है वो ये जानती है या समझती है कि जुमलों से भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकता है, लोगों को राहत दी जा सकती है और महामारी से निपटा जा सकता है। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं, क्योंकि जिन चीज़ों पर काबू पाना चाहिए था, उनके जो इंतजाम को सुधारना चाहिए था, वो शायद सरकार नहीं कर पाई। लॉकडाउन केवल संक्रमण को रोकने के जो बचाने के तरीके होते हैं उनको तैयार करने के लिए, व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए, बनाने के लिए लॉकडाउन किया जाना चाहिए था या होता है। लेकिन भारत में लॉकडाउन जो किया गया वो इसलिए किया गया था कि कोरोना संक्रमण को इससे रोका जा सकता है। लेकिन ये सोच जो है शायद गलत साबित होगी, क्योंकि मामले जो हैं अब वो 1 लाख से कहीं ज़्यादा ऊपर हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि जून में ही ये आंकड़े कई लाख में तब्दील हो जाएंगे, जिसके लिए ना शायद भारत सरकार तैयार है और ना स्वास्थ्य मंत्रालय। तो या तो कोरोना खुद रुकेगा या फिर लोगों को खुद उससे लड़ना होगा, क्योंकि मजदूरों की बदहाली आप देख ही रहे होंगे। ना कोई सरकार ना कोई पार्टी उनको मदद पहुंचा पा रही है, क्योंकि अगर सरकार चाहती है तो वो मदद के दूसरे तरीके अपनाती है जिससे सभी लोगों को फ़ायदा नहीं हो पाता। वहीं अगर विपक्ष चाहता है कि वो किसी लोगों को फ़ायदा पहुंचाए या मजदूरों को कोई फ़ायदा पहुंचाए, तो वो सरकारें नहीं होने दे रही हैं। वो इनका ये कहना है कि राजनीति करी जा रही है। लेकिन अगर राजनीति ना भी हो तो क्या सरकारें विपक्ष की तरह तरीका नहीं अपना सकती, मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम नहीं कर सकती? या विपक्ष के सब कुछ हाथ में है और सरकार के हाथ में वो बसें नहीं हैं जो विपक्ष के हाथ में है, जिनके लिए वो इजाज़त मांग रहे हैं और सरकारें इजाज़त नहीं दे रही हैं? तो मामला वोट का है। लेकिन अगर ये मजदूर रस्तों में चलते चलते ही मर जाए तो वोट कौन करेगा? वो विपक्ष करेगा या वो सरकार में बैठे नेता करेंगे? अगर जिंदा रहेगा मजदूर तभी तो वोट करेगा। तो सबसे पहले बसों का इंतजाम इनके लिए होना चाहिए, इनके लिए ज़रूरत के जो सामान है वो मुहैया कराए जाने चाहिए, जिससे कि वोटर जिंदा रहे और वो मजदूर जो हैं, जो वोटर हैं, वो किसी भी सरकार या विपक्ष या किसी भी पार्टी को वोट कर सके। ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेशंस वॉइस। धन्यवाद।